हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम बलवंत भंडारी है और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इन डेली योगा प्रैक्टिस। तो अगर हम डेली योगिक प्रैक्टिस करते हैं, योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाते हैं, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, इस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। योगा इन डेली लाइफ is a means of regular practice comprising of development in various areas proceeds simultaneously of physical, mental, social and spiritual health। तो बोला गया है कि अगर हम अपने दैनिक जीवन में अगर हम रेगुलर अपनी जो डेली रूटीन है उसमें अगर हम योगिक अभ्यास, योगिक प्रैक्टिस अगर हम करते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप हमारी जो फिजिकल हेल्थ है, हमारी जो मेंटल हेल्थ है, हमारी जो सोशल हेल्थ है और जो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ है उसका डेवलपमेंट होता है। When the body is physically fit, the mind is calm, focused and stress is under control। तो जब हम फिजिकली हेल्दी रहते हैं तो इसका सीधा इफेक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो मन है वो शांत होगा, ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में होगा, हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है वो इंक्रीज होगी और जितने भी हमारे जो मेंटल डिसबैलेंसेस हैं जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये हम पर हावी नहीं होंगे और ये हमारे कंट्रोल में होंगे। When we are healthy and wealthy, we are in touch with our inner self, with others and our surrounding on much deeper level, which adds to our spiritual health and well-being। तो जब हम स्वस्थ और समृद्ध होते हैं तो हम अपने आप को जान पाते हैं, अपने मन और अपने शरीर को पहचान पाते हैं और अपने मन और अपने शरीर में होने वाले बदलाव को भी हम समझ पाते हैं और जो हमारी समस्याएं होती हैं ना, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको समझकर उनका समाधान करके हम बाहर भी निकल आ पाते हैं इजीली। इवन हम दूसरों को भी समझ पाते हैं, हम उनको भी उनकी समस्याओं से बाहर निकाल पाते हैं और ये तभी पॉसिबल है जब हम आध्यात्मिक जीवन को अपनाएंगे, जब हम सात्विक जीवन को जिएंगे, जब हम सरल जीवन को जिएंगे, क्योंकि खुद को जानने का विषय ही है अध्यात्म से जुड़ना, ठीक है। तो कई सारे महान पुरुषों के एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन को अपनाया, जिन्होंने सरल जीवन को अपनाया, ठीक है, जिन्होंने धारणा, ध्यान, समाधि के मार्ग को अपनाया, जिन्होंने खुद को समझा, ठीक है, और अपनी समस्याओं का निवारण भी किया और दूसरों को समझकर उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भी, उनकी प्रॉब्लम से भी उन्हें बाहर निकाला। The various processes taking place during the achievement can be studied under the goals of experience in daily life practices are physical health, mental health, social health, spiritual health। ठीक है, तो डेली योगिक प्रैक्टिस अगर हम करते हैं तो किस तरह की अचीवमेंट्स हमें मिलेंगी, किस तरह की हेल्थ का हमारा डेवलपमेंट होगा, तो वो यहाँ पर बता रखे हैं। फिजिकल हेल्थ यानी कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ यानी कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ यानी कि हमारा सामाजिक स्वास्थ्य और स्पिरिचुअल हेल्थ आध्यात्मिक स्वास्थ्य की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे फिजिकल हेल्थ। द फिजिकल हेल्थ ऑफ द बॉडी इज ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन लाइफ। टू प्रिजर्व एंड रिस्टोर health, there are asanas, pranayama and relaxation techniques। Physical development affects whole life। It is the basis of all developments। All other developments depends on it। तो शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहना ये हमारा मूलभूत महत्व है, ठीक है। तो ये हमारी एक तरह से रिक्वायरमेंट है, ये हमारी बेसिक जरूरत है। तो हम बोल सकते हैं कि लाइफ में फिजिकली हेल्दी रहना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी पूरी लाइफ को प्रभावित करता है। तो फिजिकली हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आसनास, प्राणायाम, रिलैक्सेशन टेक्निक्स के तौर पर धारणा आदि की जो प्रैक्टिस है वो योग में है, ठीक है, जिनकी जब हम प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो हमारी फिजिकल हेल्थ का डेवलपमेंट होता है। और यहाँ तक कि ये भी बोला गया है कि जो ये फिजिकल हेल्थ है ना, ये हमारी इंपॉर्टेंट है और ये हमारी बुनियादी हेल्थ है जो आगे चलकर हमारी जो अदर हेल्थ है ना उसका भी डेवलपमेंट करती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो मेंटल हेल्थ है, जो हमारी सोशल हेल्थ है, जो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ है, ये सारी की सारी हेल्थ हमारी डिपेंड करती है हमारी फिजिकल हेल्थ पर। फिजिकल डेवलपमेंट रिलेट्स टू स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, हाइट, वेट, रेशियो ऑफ द बॉडी,
physiological developments of all internal and external organs, nervous system, various physiological and general condition of health, an even greater factor in the maintenance of good health is food. What we eat affect both our body and mind, our habits and qualities. In short, the food we eat has an effect upon our whole body. Food is the source of our physical energy and vitality. तो फिजिकल डेवलपमेंट का ये मतलब है कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, एक प्रॉपर हाइट हमारी इंक्रीज होगी, ना ही ज़्यादा होगी और ना ही कम होगी। तो बॉडी वेट जो है हमारा वो मेंटेन रहेगा। बॉडी के जो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स है वो उनकी डेवलपमेंट भी प्रॉपर तरीके से होगी और उनकी जो फंक्शनिंग है वो भी प्रॉपर तरीके से होगी। ठीक है, तो इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हमारी किडनीज, लिवर, लंग्स एंड हमारे जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स है जैसे आईज, ईयर्स, नोज, हैंड्स, लेग्स। ठीक है, तो हमारा जो इंटरनल और जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स है इनकी जो वर्किंग है, इनकी जो फंक्शनिंग है और इनका जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो। तो फिजिकल डेवलपमेंट में यही सब कुछ आता है। और हमारे जाहिर सी बात है जब हमारे ऑर्गन्स हमारे हेल्दी कंडीशंस में होंगे तो हमारे जो सिस्टम्स हैं वो भी हमारी हेल्दी स्टेट में होंगे। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा पाचन तंत्र है वो भी हमारा हेल्दी कंडीशन में होगा। ठीक है, और हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, हमारा नर्वस सिस्टम, तो जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं वो भी हमारे प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे। उनका जो प्रॉपर डेवलपमेंट है वो होगा जब हम फिजिकली हेल्दी रहते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फूड, यानी कि भोजन। जिस तरह के फूड को हम इनटेक करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिकल डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, तो फूड को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हमारा जो प्रीवियस एक टॉपिक था आहार के ऊपर, डाइट के ऊपर, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फूड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, जिसमें सात्विक फूड की जो क्वालिटी है सबसे अच्छी क्वालिटी मानी जाती है, जो योगीज के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ठीक है, उनकी योग साधना के लिए, और ना सिर्फ उनके लिए, हमारे लिए भी। हम अगर अपने फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सात्विक फूड को ही ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करें। ठीक है, तो आप जो फूड की जो कैटेगरीज है सात्विक, राजसिक, तामसिक के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरा जो प्रीवियस जो लेक्चर है जो डाइट के ऊपर था वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसका मैं जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं अटैच करूँगा। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जो फूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फिजिकल जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए। और जाहिर सी बात है फूड तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि हमारी जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो, जिसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है, और एनर्जी तो हमें फूड से ही मिलेगी ना। तो फूड के थ्रू ही हमें जो कार्ब्स भी मिलता है, हमें वाइटामिन भी मिलते हैं, हमें मिनरल्स भी मिलता है। ठीक है, तो फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, क्योंकि फैट, प्रोटीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के डेवलपमेंट करने के लिए और स्पेशली एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो जितना भी पोषक तत्व है वो तो हमें फूड से ही मिलेगा ना, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह के फूड को इनटेक करते हैं। नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज एन important component of overall health and well-being. It can be defined as a state of psychological and emotional well-being in which an individual is able to use learning abilities, can function practically and fruitfully in society, and it can meet with the ordinary demands of everyday life. तो हम बोल सकते हैं कि जो ये एक तरह से डेफिनेशन भी है मेंटल हेल्थ की अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन वैसे देखा जाए तो यही है। तो मेंटल हेल्थ को हमारी ओवरऑल हेल्थ बोला गया है, जो कि हमारी इमोशंस से जुड़ी हुई है। तो फिजिकल हेल्थ तो इम्पॉर्टेंट है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी मेंटल हेल्थ, क्योंकि अगर हम भले ही कितने भी फिजिकली स्ट्रांग है, बट अगर हम मेंटली वीक होंगे तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें किसी न किसी चीज़ का लॉस होता है। उस वक्त अगर हम चाहे कितने भी फिजिकली हम स्ट्रांग हैं, हम कितने भी फिजिकली हेल्दी हैं, अगर हम मेंटली वीक होंगे तो हम उन परिस्थितियों से अपने आप को निकाल नहीं पाएंगे। तो वो लोग ना जो मेंटली वीक होते हैं वो इन परिस्थितियों में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो डिप्रेशन, एंजाइटी इनके शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जो मेंटल डिसबैलेंसेस हैं जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, एक्स्ट्रा स्ट्रेस,
इनका जो लास्ट स्टेज है ना वो सुसाइडल ही तो है, ठीक है। तो इसीलिए मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम फिजिकली कितने भी फिट हैं, अगर हम मेंटली वीक होंगे तो हम एक तरह से सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम अपनी जो डेली डिमांड्स हैं उनको हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। हम एक तरह से सोसाइटी में भी, लोगों से भी हम मिलने जुलने में हम कतराएंगे। हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो लो होगा। तो इसलिए बोला गया है कि फिजिकल हेल्थ तो इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो अपनी रोजाना की जो डेली डिमांड्स है उसको भी फुलफिल कर पाते हैं। लर्निंग एबिलिटीज इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। किसी भी चीज़ को सीखते हैं और उसको सिर्फ सीखते ही नहीं, उसको पूरा भी सीखते हैं, कंप्लीट भी करते हैं, ठीक है। तो कई लोग होते हैं ना जो किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर दूसरी चीज़ को स्टार्ट करते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं। ये कभी कभी तो चलता है, बट इस तरह की मेंटेलिटी हमारी हमेशा है कि हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करेंगे फिर छोड़ देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि हम मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। तो वो लोग जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं उनके अंदर लर्निंग एबिलिटीज होती है, हर चीज़ को सीखते हैं और उसको पूरा कंप्लीट भी करते हैं। और मेनली वो अपनी डेली डिमांड्स को भी फुलफिल कर पाते हैं, लोगों के साथ ये प्रॉपर तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। और इस तरह के लोगों में जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और वो अपना तो फ़ायदा करते ही हैं, इवन सोसाइटी है उसको भी प्रॉपर तरीके से कंट्रीब्यूशन देते हैं। In general, we go through the life by mind and senses rather than having these under our control. Negative thoughts and fears create an imbalance in our nervous system and through this our physical function. This is the cause of many illness and sorrows. Clarity of thought, inner freedom, contentment, and a healthy self confidence are the basis of mental well being. This is the reason we strive to gradually overcome our negative qualities and thoughts and intend to create positive thoughts and behavior. तो नॉर्मली हम अपनी लाइफ में अपने माइंड और अपनी सेंसेस का ज़्यादा यूज़ भी करते हैं, ठीक है। भले ही हम फिजिकली किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं लेकिन उसमें हम अपने माइंड और अपनी जो सेंसेस है, जो हमारी इंद्रियां हैं, उनका भी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी जो इंद्रियां हैं, जो हमारी सेंसेस हैं, जो हमारा माइंड है, वो एक तरह से बहुत ही पावरफुल वेपन के तौर पे है। अगर हमारा इन पर कंट्रोल होगा तो हम इनको अपने पर्टिकुलर टास्क से हम इसको जोड़ सकते हैं, जिससे हमें बेटर रिजल्ट देखने को भी मिलते हैं। तो अगर हमारे माइंड पर, हमारी सेंसेस पर कंट्रोल नहीं होगा तो इससे क्या होगा, इससे हम किसी भी टास्क को अगर परफॉर्म करेंगे तो हमारा एक तो उसमें कंसंट्रेशन नहीं होगा, हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो गलत चीज़ों को हम ज़्यादा सोचेंगे, हम रोक नहीं पाएंगे उनको और मेनली हम फोकस नहीं कर पाएंगे किसी भी काम में। तो यही चीज़ बोली गई है कि इससे हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो प्रभावित होता है, ठीक है। और अगर हमारा नर्वस सिस्टम प्रभावित होगा, हमारा नर्वस सिस्टम इफेक्ट होगा तो इसका सीधा इफेक्ट हमें अपनी फिजिकल जो फंक्शनिंग है उस पर भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर हमारा जो नर्वस सिस्टम अगर वो इम्बैलेंस होगा, ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि हमारे माइंड पर कंट्रोल नहीं है, हमारी सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है। तो जो नेगेटिव थॉट्स है वो आएंगे जाएंगे और हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से हम अपने जो कंसंट्रेशन है उसको कहीं भी हम स्टेबल नहीं कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम मेंटली स्ट्रांग होंगे तो हम अपने मन से भी पॉजिटिव होंगे, ठीक है, सकारात्मक होंगे। हमारे जो विचार हैं वो पॉजिटिव होंगे, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, ठीक है। हमारा जो जीवन है वो सात्विक होगा, हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस जो है वो बेशुमार होगा और हम जो बुरी से बुरी जो कंडीशंस हैं उससे भी हम इजीली बाहर निकल आ पाएंगे। नेक्स्ट, सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ इज सिंपली टू बी हैप्पी विद इन inner self and to be able to make others happy. Social health is also the capacity to relax and experience life in all its beauty. Social development indicates to be development of attitudes and behavior in relaxation to conduct towards others. It is the outcome of the process of socialization by which mental attitudes and behavior of child are brought into harmony with others. तो सोशल हेल्थ का मतलब है आंतरिक रूप से यानी कि इंटरनली खुद हैप्पी होना और दूसरों को भी खुश रखने में सक्षम होना यानी कि कैपेबल होना। तो सोशली हेल्दी रहने का मतलब ये भी है कि
एक रिलैक्स्ड लाइफ को एक्सपीरियंस करना, यानी कि समाज में हमारी एक अच्छी छवि होना, ठीक है, हम लोगों की रिस्पेक्ट करें जिससे लोग हमारी भी रिस्पेक्ट करें, हमें इम्पोर्टेंस दें जिससे लोगों के साथ हमारे एक अच्छे संबंध बनेंगे। तो सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि छोटे बच्चों को स्टार्टिंग से ही अच्छी शिक्षा दी जाए, उनके अच्छे संस्कार बनाए जाए, ठीक है, जिसमें यम और नियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर उनको स्टार्टिंग से ही यम और नियम के बारे में बताया जाए, उनके जो डेली रूटीन है उसमें यम और नियम को फॉलो कराया जाए, तो इस तरह के जो बच्चे होंगे वो आगे चलकर एक आदर्श समाज का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो यम और नियम मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे पहले मैंने एक लेक्चर बनाया था 8 लिम्स का, तो आप उसमें देख सकते हैं। यम और नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आसनास की प्रैक्टिस करने से पहले हमें यम और नियम के बारे में पता होना चाहिए। हम एटलीस्ट इन रूल्स को पहले जानें, हम अपनाने की कोशिश करें। तो यम और नियम क्या है, जिसका लेक्चर मैंने ऑलरेडी बना रखा है हमारे 8 लिम्स में, ठीक है, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच करूंगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली टर्म में बोलूँ तो यम और नियम का मतलब होता है कि हमारा बिहेवियर एक तो सोसाइटी के लिए किस तरह का होना चाहिए और हमारा बिहेवियर खुद के लिए, हमारे सेल्फ डिसिप्लिन किस तरह के होने चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चों को स्टार्टिंग से ही इस तरह के संस्कार दिए जाएं तो आगे चलकर एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। नेक्स्ट, स्पिरिचुअल हेल्थ। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ and the highest precept or rules of humanity are ahimsa paramo dharma. This principle teaches us non-violence in thought, word, feeling and action. Prayer, meditation, mantras, positive thinking and tolerance lead to spiritual health and well-being. Humans ought to be protectors, not be destroyers. Those qualities that really make us human are the capacity to give, understand and forgive. तो बहुत अच्छी बात बोली गई है कि अध्यात्म जीवन, या हम बोल सकते हैं कि मानव जीवन का मूल सिद्धांत या फंडामेंटल प्रिंसिपल रूल्स में सबसे मेन प्रिंसिपल है अहिंसा परमो धर्म। यानी कि हम जिस भी रिलीजन, जिस भी धर्म, जिस भी जाति, जिस भी समुदाय को फॉलो करते हैं, हम सबका सिर्फ एक ही धर्म होना चाहिए, सिर्फ एकमात्र धर्म होना चाहिए, वो है अहिंसा, यानी कि हिंसा नहीं करना। तो इसमें बहुत अच्छी बात बोली गई है कि हमें किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो योग में भी जो यम है, यम का जो पहला रूल है वो यही है अहिंसा, यानी कि किसी की हिंसा ना करना। तो इससे हम क्या सीखते हैं, इससे हम ये सीखते हैं कि हम विचारों से भी, हम शब्दों से भी, हम भावनाओं से भी, हम कर्मों से भी किसी की हिंसा ना करें। और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि प्रार्थना, मंत्र, सकारात्मक सोच और सहनशीलता हमें आध्यात्मिक स्वास्थ्य की ओर लेकर जाती है। और इसमें कुछ और चीज़ भी ऐड की गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर इस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, हमारा इस तरह का नेचर होना चाहिए कि हम लोगों की रक्षा करें, हम लोगों की हेल्प करें, ना कि हम लोगों का नुकसान करें, ठीक है। और हमारे अंदर इस तरह का हमारा बिहेवियर भी होना चाहिए कि हम लोगों को शेयर करें अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़, और एक तरह से देखा जाए तो हम दान देने की हमारी जो प्रवृत्ति हो हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है। हम दान दें, हम लोगों की हेल्प करें, और इस तरह की हेल्प जिसमें हमारा किसी तरह का फ़ायदा ना हो। हम किसी की अगर हेल्प करते हैं ना, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उस हेल्प के बदले हमें कुछ मिले, ठीक है। तो हमें दान देना चाहिए। और अंडरस्टैंड के बारे में बोला गया है कि हमें लोगों को समझना चाहिए, ठीक है। तो लोगों को समझना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और उनको उनकी परिस्थितियों से भी बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे मेन चीज़, हमारे अंदर माफ़ करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल लोग एक दूसरे को माफ़ नहीं करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर इस तरह की क्षमता होनी चाहिए, हमारे अंदर इस तरह की एबिलिटी होनी चाहिए कि हम लोगों को माफ़ भी कर सकें। क्योंकि देखिए, गलतियाँ सबसे होती हैं, गलतियाँ आप भी करते हैं, गलतियाँ मैं भी करता हूँ, गलतियाँ हर कोई करता है, ठीक है। और गलतियों से ही हम सीखते हैं। तो इसलिए हमारे अंदर इस तरह की क्षमता भी होनी चाहिए कि हम लोगों को माफ़ भी कर सकें। तो इतना ही था हमारे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, साइनिंग आउट, नमस्ते।